नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में चल रही डिप्लोमा इंजीनियर्स की हड़ताल में महत्वपूर्ण मोड़ आ गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री आवास में भेंट कर अपनी 27 सूत्रीय मांगों पर चर्चा की। मांगों में पदोन्नति, वेतनमान और पुरानी पेंशन व्यवस्था प्रमुख रहे। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलते उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनाते हैं आपको। मिलना चाहिए और ये उस कहानी को भी कहता है। बहनों और भाइयों, ये उस बारे में भी हम सबका ध्यान आकर्षित करता है, हर भारतवासी का ध्यान आकर्षित करता है। याद करिए, बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित होता है, सिख प्रताड़ित होता है, बौद्ध प्रताड़ित होता है, जैनी प्रताड़ित होता है। उसकी आस और उसका विश्वास भारत की तरफ होता है। वो भारत की तरफ देखता है। भारत उसको न्याय देगा, भारत उसके साथ खड़ा होगा। भारत उसके साथ किस रूप में खड़ा हो रहा है, आज इस रूप में आप देख सकते हैं। जब आपको भारत की धरती पर, यद्यपि आपकी पूर्वज पक्ष बांग्लादेश में रह रहे थे, लेकिन आपको मालिकाना अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज भारत में मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की धरती में, लखीमपुर में उपलब्ध हो रहा है। यह है भारत की पहचान। इसलिए न्याय की लड़ाई है ये। सम्मान की इस लड़ाई को, स्वावलंबन की इस लड़ाई को और मानवता की इस लड़ाई को, जो संघर्षों से आपने प्रारंभ की, आज सम्मान के साथ आप उसे प्राप्त कर रहे हैं। इसकी भी मैं आपको बधाई देने के लिए यहां पर आया हूं। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश उसी संवेदनशीलता, प्रतिबद्धता और उसी सुशासन की एक नई पहचान बन रहा है। याद करिए किस किस प्रकार की त्रासदी थी 1971 में, 1973 में, 1976 और 1978 में। आप यहां पर आए, आप केवल सीमा पार करके नहीं आए थे, अपने साथ टूटे हुए सपनों को और उसकी पीड़ा लेकर के आए थे। बिछड़े हुए अपनों की यादें और एक अनिश्चित भविष्य लेकर के आए थे। आपने अपना घर छोड़ा, अपनी मर्जी से नहीं, आपको अपना घर छुड़वा दिया गया, क्योंकि उन दरिंदों ने आपके घरों पर कब्जा कर लिया था, जो आज भी बांग्लादेश में हिंदुओं की निर्मम हत्या कर रहे हैं। उन्हीं लोगों ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया था। वहां पर अपनी जमीन छोड़ने के लिए आपको मजबूर कर दिया गया। आपकी आजीविका छीनी गई और आपको आपके अपनों की यादों को पीछे छोड़ना पड़ा था। मैं देख रहा था यहां पर, लेकिन इस सब के बावजूद एक आशा थी कि भारत में ठौर और ठिकाना मिलेगा, भारत में सम्मान मिलेगा। और याद करिए, आपको उस बांग्लादेश ने, उस पाकिस्तान ने नहीं अपनाया। आप हिंदू थे तो हिंदुस्तान ने ही आपको अपने गले से लगाया। आप सिख थे, आपको हिंदुस्तान ने ही अपने गले से लगाया। आप बौद्ध और जैनी और पारसी थे तो हिंदुस्तान ने ही आपको अपने गले से लगाया। संघर्ष से
जो आप सबल बनने की आपकी यात्रा थी, इस शून्य से शिखर तक की यात्रा भी है। याद करिए, जब आप आए थे कुछ भी नहीं था आपके पास, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, कुछ भी सहारा नहीं था। और आज मैं देख रहा था, यहां पर हमने देखा है, ये केवल एक आपकी विस्थापन की कहानी नहीं थी, केवल आपकी अपनी एक अपनों से बिछड़ने की कहानी नहीं थी, एक साहस का था, संघर्ष का था, अदम्य जीवटता की भी एक अमर गाथा है ये। आप सोचो, अगर आप बांग्लादेश से नहीं आते, क्या होता आपके साथ, क्या होता? पाकिस्तान से नहीं आते, क्या होता? ये हिंदुओं की सहिष्णुता देखिए। आप आए, किसी ने आपकी जाति नहीं पूछी, किसी ने आपका संप्रदाय नहीं पूछा, किसी ने आपका मत नहीं पूछा, उन्होंने गले से आपको लगाया, अपने साथ जोड़ा और अपने साथ रहने, एक साथ मिलकर के जीवन को आगे गुजर बसर चलाने के लिए आपके साथ चले, बढ़े और आपके लिए संघर्ष किए। आप सोचो, मोहम्मदी के विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह संघर्ष नहीं करते तो क्या आपको आपका अधिकार मिल जाता? नहीं मिल पाता। वायदे लोग करते हैं, वे अधूरे वायदे कांग्रेस ने किए होंगे, समाजवादी पार्टी ने किए होंगे। ये विभाजन की त्रासदी 1947 में क्यों आई? इसलिए आई थी बहनों और भाइयों, क्योंकि हम विभाजित थे, बटे हुए थे। और आज भी मैं कहता हूं कि जातीय विभाजन में बांटने का पाप जो भी करता है, वह जातीय विभाजन में बांट करके जो समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करता है, वह केवल पाप ही नहीं कर रहा है, उससे बड़ा देशद्रोही कोई दूसरा है ही नहीं। वो देश के साथ विश्वासघात कर रहा है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ विश्वासघात कर रहा है, जो जाति, मत और संप्रदाय के आधार पर समाज को बांटता है। पाकिस्तान का बनना और विभाजन की वो त्रासदी 1947 की भारत विभाजन की हो या 1971 की बांग्लादेश युद्ध के दौरान विस्थापित हुए इन हिंदुओं की त्रासदी, सिखों की त्रासदी, बौद्धों और जैनियों की त्रासदी, ये उसी रूप में हम सबको देखने को मिली है। 1031 परिवार, याद करिए, इनकी संख्या आज बढ़कर के लगभग 5000 यानी 5000 से ज्यादा हो गई। 5000 से अधिक परिवार यहां पर, लोग यहां पर रहते हैं। इन लोगों को कभी उसका अधिकार नहीं मिल पाया। और आज यह एक क्षण है हमारे साथ, एक महत्वपूर्ण निर्णय, आपके संघर्ष को उचित मंच पर ले जाने का निर्णय, जिसको यहां के विधायक ने, यहां के हमारे जनप्रतिनिधियों ने आगे बढ़ाया, मेरे पास आया, मोदी जी ने कानून पास किया और इन विभाजनकारी लोगों के चेहरे को तो देखो। जिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत आपको हमें अधिकार प्रदान कर रहे हैं, इसका विरोध कांग्रेस ने भी किया था और समाजवादी पार्टी ने भी किया था। ये लोग नहीं चाहते थे कि हिंदुओं को, सिखों को, बौद्धों को, जैनियों को अधिकार मिले, क्योंकि ये तो तुष्टीकरण के पोषक है। जब हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाते हैं, तब समाजवादी पार्टी देश के तोड़क जिन्ना के प्रति उसका महिमा मंडन करते हैं। जब हम एकजुट होने का आह्वान करते हैं,
तब ये जातीय विभाजन में समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का पाप करते हैं। और ये वही लोग हैं, इसलिए केवल एक निर्णय नहीं है बहनों और भाइयों, ये न्याय का वह क्षण है जिसने इतिहास की अधूरी तमन्ना को पूरा किया है। वह क्षण आया है। आने वाला समय जब कभी पूछेगा कभी कि बंगाली बोलने वाले इतनी बड़ी संख्या में लोग कहां से आए हैं, और उस समय बताना फिर, यानी ये लोग अपनी भूमि को इनको विस्थापित किया गया, लेकिन लखीमपुर ने उन्हें अपनाया है, उत्तर प्रदेश की धरती ने उन्हें अपनाया है। आज पसीने को उसका अधिकार मिला है। बहनों और भाइयों, जो पसीना इन जनप्रतिनिधियों ने बहाया है, जो संघर्ष आपने किया है, उस संघर्ष को संबल मिला है, क्योंकि पसीने को अधिकार दिलाने का काम हमारे जनप्रतिनिधि किए हैं। परिश्रम को परिणति तक बदलते हुए आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। संघर्ष उसकी पहचान को मिल रही है, और आपके भविष्य को अब एक स्थायित्व मिला है। अब कोई आपको यहां से विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि मोदी जी के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ने, नागरिकता संशोधन विधेयक ने आपको अधिकार दे दिया है। यह अधिकार दे दिया है। ये कांग्रेस, ये समाजवादी पार्टी, ये टीएमसी इसका विरोध करती थी। ये कहती थी ये कानून नहीं बनना चाहिए। हमने तो उस समय मोदी जी ने कहा, याद करिए 2019-20 में कितना लंबा संघर्ष चल रहा था। दिल्ली में महीनों महीनों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसके विरोध में सड़कें जाम थी। शाहीन बाग में महीनों महीनों तक कांग्रेस, सपा, टीएमसी और उनके लोग धरना प्रदर्शन करके इस कानून में बाधा पैदा कर रहे थे। लेकिन मोदी जी हैं कि हटने वाले नहीं पीछे। वे हटे नहीं, डिगे नहीं। उन्होंने कहा यह अधिकार हिंदुओं को, बौद्धों को, सिखों को, जैनियों को प्राप्त होना ही चाहिए। और आज उसी की बदौलत हम लोगों ने निर्णय लिया, और आज ये अधिकार पत्र हम आप सबको यहां प्रदान कर रहे हैं। अब आप बहनों और भाइयों अपनी जमीन के वास्तविक मालिक बन गए हैं। अब आपको सुरक्षा की गारंटी मिल गई। एक सुरक्षित और स्थिर जीवन की एक गारंटी मिल गई है, और यही मोदी की गारंटी भी है। आपके बच्चों के भविष्य को एक सुदृढ़ नींव मिल गई है। कोई उन्हें वंचित नहीं कर सकता, भगा नहीं सकता। अब कोई आपको बांग्लादेशी नहीं बोलेगा, बांग्ला भाषी बोलेंगे, क्योंकि बांग्ला भाषी भी भारत का नागरिक है। और यह अधिकार आज आपको प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार जो कहती है हर हाथ को काम, हर नागरिक को अधिकार, सरकार के उसी विजन को आगे बढ़ाने के लिए, हर परिवार को सम्मान दिलाने के लिए आज हम लोगों ने उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। आज जब यहां पर हम लोग आए हैं, और सचमुच में देख रहा था यहां पर इन परिवारों को उनका हक मिला है। आज ये सभी बांग्ला भाषी परिवार पूरे आत्म गौरव के साथ, सम्मान के साथ न केवल अपने वर्तमान को बल्कि भविष्य को भी, उस सुनहरे सपने को आगे बढ़ने का पूरे अभिमान के साथ आगे बढ़ सकते हैं। उस समय आपने देखा होगा 1947 हो या 1971, किस प्रकार की मजहबी कट्टरता ने हिंदुओं और सिखों के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया था, किस रूप में किया था। लेकिन अब कोई आप पे अत्याचार नहीं कर सकता, ये हम तो गारंटी दे सकते हैं।
अब कोई तुष्टीकरण के नाम पर आपको बहका नहीं सकता है, और अब कोई आपके मोहल्ले का नाम गुलामी के प्रतीकों के आधार पर भी नहीं रख सकता है। अब नहीं रख सकता है। अब आपकी पहचान को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। हम लोगों ने विभाजन एक था, लेकिन न्याय दो तरह का। बहनों और भाइयों, वो दो तरह का न्याय था। आपको सही मायने में न्याय नहीं दे पा रहे थे। क्या हुआ? पाकिस्तान बना, हिंदुओं का नरसंहार हुआ, सिखों का नरसंहार हुआ। बांग्लादेश बना, फिर हिंदुओं का नरसंहार हुआ। लगातार आप देख रहे हैं, न कांग्रेस बोलती है, न समाजवादी पार्टी बोलती है, न टीएमसी बोलती है। इन सब के मुंह सिले हुए हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू, सिख, बौद्ध और जैनी है। इनके लिए इनके मुंह नहीं खुलेंगे। उनकी संपत्ति पर हो रहे कब्जे या हुए कब्जे के बारे में इनका मुंह नहीं खुल सकता। जब बांग्लादेश में कोई हिंदू या सिख जलाया जाता है, इनके मुंह नहीं खुलते, ये मौन हो जाते हैं, क्योंकि जिस तुष्टीकरण के कारण ये लोग राजनीति करते आए हैं, वो तुष्टीकरण इनके अस्तित्व के सामने कहीं संकट न खड़ा कर दे, इसलिए इनका मुंह बंद हो जाता है। इनके ओंठ सिल लिए जाते हैं, ये नहीं बोल सकते। इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का ये लोग विरोध करते हैं, हिंदू समाज को आपस में बांटते हैं, जाति के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर, क्षेत्र और भाषा के आधार पर। याद करिए, इन 70 वर्षों में, 75 वर्षों में कांग्रेस ने आपसे वोट लिया, लेकिन अधिकार नहीं दिया। ये लोग तो अपने तो किए नहीं। जब मोदी जी के नेतृत्व की सरकार कुछ कर रही थी, तो उसका भी विरोध कर रही थी। इन्होंने लगातार उसका विरोध किया। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि दशकों पहले जो चुप्पी थी, डबल इंजन की सरकार के सामने वो चुप्पी टूटी है। सीए का कानून बना है। कोरोना को परास्त करने के बाद अब हम आए हैं आपको आपका अधिकार दिलाने के लिए, और ये अधिकार की वही तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लखीमपुर खीरी में आज सभा को संबोधित कर रहे थे और कई तरीके की बातें उन्होंने वहां बोली। उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं को मिले अधिकार को लेकर भी काफ़ी कुछ कहा, और जो पूर्व में उनके साथ घटनाएं बीती उनका भी उन्होंने जिक्र किया। तो उन्होंने कहा कि पहले किस तरीके से आपके साथ बर्ताव होता था और हिंदुस्तान ने आपको पनाह दी। तो बांग्लादेशी हिंदुओं को भूमि अधिकार पत्र मिले हैं, उसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें उनके सामने रखी हैं। तो लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया। तो उन्होंने पिछली बातों का जिक्र करते हुए कहा कि जब भी कुछ आपके साथ भेदभाव हुआ है, हिंदुस्तान ने हमेशा आपको पनाह दी है और आपको किस तरीके से देखा जाता था। उन्होंने भाषाओं को लेकर भी काफ़ी कुछ कहा, और हिंदुस्तान में जिस तरीके से भाईचारा और प्यार की बातें उन्होंने कही हैं, काफ़ी मायने रखने वाली बातें हैं। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलते हैं नैनीताल, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनिए। कि मुझे आज इस प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे सभी देश के कर्णधारों के बीच
होनहार छात्र छात्राओं के बीच में आज उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं विशेष रूप से संस्थान का आभारी हूं और पांडे जी आपका विशेष रूप से कि आज आपने मुझे इस सभी भारत की जो तरुणाई है, युवा शक्ति है, हमारे अमृत काल के जो कर्णधारक हैं, उन सभी कर्णधारों से मिलने का मुझे अवसर दिया। आज मुझे संस्थान के कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग विभाग के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन करने का भी आज ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है, जिससे निश्चित ही हमारे छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के नए अवसर खुलेंगे। और मैं आज सच में यहां पहुंचते ही मैं देख रहा हूं कि आप सभी का उत्साह, आप सबकी ऊर्जा और रचनात्मकता देखकर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे देश का भविष्य आप जैसे प्रतिभाशाली और संकल्पवान युवाओं के हाथों में पूरी तरह से सुरक्षित रहने वाला है। साथियों, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहा करते थे कि भारत में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता केवल उन्हें पहचानने की है और पहचान कर उनको सही दिशा देने की है। मुझे विश्वास है कि इस संस्थान का प्रबंधन इसी भावना के साथ कार्य करते हुए हमारे युवाओं की प्रतिभा को निखारने में, उनके व्यक्तित्व को उभारने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस संस्थान की स्थापना के समय हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने भी अपेक्षा व्यक्त की थी उस समय बिड़ला समूह से कि इस संस्थान के माध्यम से दूरस्थ हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के मेधावी और जरूरतमंदों तक जो हमारे बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में आगे आना चाहते हैं, उन सभी को अच्छी शिक्षा पहुंचाने का काम इस संस्थान के माध्यम से होगा। और मुझे प्रसन्नता है कि यह संस्थान आज उसी भावना को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। मेरे युवा साथियों, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का एक ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान का हिस्सा है आप सब, जिसने अपनी स्थापना से ही शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता, अनुशासन और अच्छे संस्कारों की एक मजबूत परंपरा को स्थापित किया है। अभी कुछ देर पहले जब मैं यहाँ के संस्थान के छात्र छात्राओं द्वारा तैयार किए गए कुछ मॉडल्स देख रहा था, हालांकि थोड़ा हमारे सब आयोजक गण और साथ में पांडे जी भी कह रहे थे थोड़ा जल्दी चलो, लेकिन उसके बावजूद भी उनके द्वारा जो मॉडल्स तैयार किए गए मैं अवलोकन कर रहा था, तो आप सबकी जो सोच है, जिस प्रकार से वहां पर ट्रैक सिस्टम लगाया गया था, जिस प्रकार से ड्राइविंग का बनाया गया था, अन्य सुरक्षा के अन्य इंतजाम किए गए थे, सच में आप सबकी जो सोच है, नवाचार, रचनात्मकता, और मैं कहूं कि मैं इसको देखने के बाद मैं आप सबका फैन हो गया। क्यों फैन ही कहते हैं ना? क्यों भाई? वहां वो पीछे वालों से पूछ रहा हूं मैं, हमारे सभी छात्रों से, स्टूडेंट से, फैन कहते हैं ना? तो जोर से बोलिए, क्या कहते हैं? चलिए, ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि इस संस्थान द्वारा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु उन्हें आवश्यक जो एनवायरमेंट है, एक अच्छा वातावरण यहां पर संस्थान के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। मुझे गर्व है कि यह संस्थान वर्षों से उत्तराखंड में यहां के युवाओं को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। जब पहाड़ में तकनीकी शिक्षा के अवसर बहुत सीमित थे, बहुत कम थे, तब इस संस्थान ने युवाओं को रास्ता दिखाने का काम किया। आज इस संस्थान के पढ़े हुए विद्यार्थी देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता, योग्यता से
उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि यहाँ के कई छात्र तो ऐसे भी हैं जो प्रशासनिक सेवाओं और भारतीय सेना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि यहां से निकले अनेक युवाओं ने अपने खुद के स्टार्टअप भी तैयार किए हैं, अपने खुद के स्टार्टअप शुरू किए हैं। इसलिए मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि बिड़ला संस्थान भीमताल हमारे राज्य का न केवल एक महत्वपूर्ण संस्थान है, बल्कि एक निजी संस्थान होने के बावजूद सरकार के साथ निरंतर कंधे से कंधा मिलाकर राज्य में तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। आज यहां आकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं केवल एक शिक्षण संस्थान में नहीं, बल्कि ऊर्जा, नवाचार और प्रतिभा के एक जीवंत संगम के बीच में खड़ा हूं। क्योंकि यहां आपको केवल किताबों की शिक्षा नहीं दी जाती है, बल्कि सोचने, समझने और कुछ नया करने की प्रेरणा दी जाती है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार से भारत की युवा शक्ति विश्वास के साथ देश की सबसे बड़ी ताकत बन रही है और विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की निर्णायक भूमिका है, इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में युवाओं के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। चाहे वो स्टार्टअप के क्षेत्र में हो, डिजिटल इंडिया योजना हो, मुद्रा योजना हो, अटल इनोवेशन मिशन हो या पीएम युवा योजना हो, ये सभी पहले हमारे युवाओं को अब एक नवाचार की ओर ले जा रही है। वो नवाचार ये है कि इसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि अब हमारे देश के युवा अपना प्रशिक्षण कर लें, अपना शिक्षण कर लें, तकनीकी शिक्षा कर लें, अन्य शिक्षा कर लें, शोध कर लें, अनुसंधान कर लें। उसके बाद वो सभी युवा अब रोजगार मांगने वाले न बने, बल्कि भविष्य में वो रोजगार देने वाले बने। इस सोच के साथ आज प्रधानमंत्री जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग और उनकी प्रेरणा से आज हमारी सरकार भी उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के